हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बोधिसत्व एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश जांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके लिए केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए, जो रीनीट का पेपर हुआ है उसके केमिस्ट्री के पेपर में अपन ब्रीफली डिस्कशन करें तो नीट के और इस पेपर में अगर कंपेयर करें तो ये पेपर थोड़ा सा अच्छा है। पूरा का पूरा पेपर, ऑलमोस्ट पूरा पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड है और इस बार जो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एसेसर रीजन के स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजी बोल सकते हैं लेकिन डायरेक्टली बहुत कम क्वेश्चंस हैं और वन बाय वन जैसे अपन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के बारे में बताता चल। ठीक है, तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास एक रिएक्शन लिखी हुई है कि एक टोलुइन की रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन CrO2 Cl2 और CS2 की प्रेजेंस में करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजल्डिहाइड। ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है डायरेक्टली कि जब मैं एक टोलुइन की रिएक्शन इससे करता हूँ तो क्या फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड। अब आपके पास जो चार ऑप्शन है उसमें देखिए वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन है कि कंपाउंड पी इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विद पैलेडियम ऑन BeSO4। यस, अपन जानते हैं कि जो बेंजोइल क्लोराइड होता है उसकी रिएक्शन पैलेडियम विद BeSO4 से करते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है और इस रिडक्शन को अपन बोलते हैं रोजनमुन रिडक्शन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑन ट्रीटिंग द कंपाउंड पी विद सैचुरेटेड NaCO3 सॉल्यूशन रिस्क इफेक्ट्स इज ऑब्जर्व। ये जो NaCO3 का जो टेस्ट होता है कि CO2 गैस रिलीज होती है, एक एसिड के लिए होता है और ये बेंजोइक एसिड ये टेस्ट करता है, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। थर्ड ऑप्शन है कंपाउंड पी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग विद बेंजीन विद अनहाइड्रस AlCl3 एंड CS3COCl। अपन जानते हैं कि अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन CS3COCl से करूं तो यहाँ पे जो बनेगा वो एसिटोफिनोन बनता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन है कि ऑन ट्रीटिंग विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड पी गिव द व्हाइट PPT। नहीं, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, कि जो गिवन रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है वो है बेंजल्डिहाइड और इन चारों ऑप्शन में से किसमें बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो बेंजोइल क्लोराइड है उसका अगर मैं रोजनमुन रिडक्शन करता हूँ तो किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ये था कि डायरेक्टली पूछ ले, मानो अगर चार ऑप्शन दिया होता कि बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड तो क्वेश्चन इजी हो जाता। अब इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें भी आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं अच्छा मानूंगा। नेक्स्ट डिस्कशन करें अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका IUPAC आपसे पूछा गया है। ये चार ऑप्शन है, तो जो IUPAC नेम है वो किसके लिए है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें देखिए कौन कौन से लिगेंड्स हैं, अमाइंस हैं, H2O है, क्लोरीन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो अमाइंस के नंबर कितने हैं, 4। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, टेट्रामीन। H2O को क्या बोलते हो, एक्वा। Cl जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हम बोलेंगे, इसका अगर मैं IUPAC लिखूं तो क्या बोलोगे आप, टेट्रामीन एक्वा क्लोराइड क्लोरिडो या क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये जो नाम है किसका है, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, अगर मैं चारों ऑप्शन नहीं देखूं, अगर मैं जल्दी में करने की कोशिश करूं तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए क्योंकि इसमें H2 बाहर की तरफ है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है उसमें सेम है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर, क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो है यहाँ पे एक क्लोरीन लिखा है और इसमें कितने लिखे हैं, 2। तो यहाँ जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपके लिए लेंथेनॉइड सीरीज के 4 एलिमेंट्स लिखे गए हैं और आपसे पूछा गया है कि द लेंथेनॉइड ऑन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उनके एटॉमिक नंबर भी मेंशन किए गए हैं। हॉलियम है, क्रिडोनियम है, सीरियम है, टर्बियम है। इसमें इन चारों की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये जो होलियम होता है इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ क्या लिखोगे, जीनोन आएगा, फिर 4f11 6s2 होता है। और इससे अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ जो आएगा ये क्या आ जाएगा, 4f10। और इस 4f10 में आप देखोगे
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। बाकी जो हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया है तो यहाँ क्या होगा, जीनोन, यहाँ क्या होगा 4f1 5d1 6n 2। तो ये जो 6s2 आएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक। लेकिन आपसे पूछा गया कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर लेंथेनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक आरएनएस इक्वेशन लिखी हुई है, उसका आपको ग्राफ दिया गया है। आरएनएस इक्वेशन अपन जानते हैं कि क्या होती है, ln k इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी, और ये बना किससे है, k बराबर a माइनस ए अपॉन आर टी, नेचुरल लॉग लेंगे तो ये बना है। मैंने डायरेक्टली इससे लिखा है कि आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ क्या है ln k, तो ये जो वैल्यू है 6, ये किसकी वैल्यू ना आ गई, ln a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो ln a जो होगा, ln a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसमें पूछा क्या है, ऑन द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है 6.64 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो कि कितनी होती है, 8.3 होती है, यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल होती है। एंड द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट बिकम e की पावर 2, आपसे टेम्परेचर पूछा गया है और आपसे बोला गया है कि k है, इसकी वैल्यू e की पावर 2 है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो ln k की जगह क्या पुट करोगे, ln e2, ln a की जगह क्या पुट करोगे 6, ये क्या आएगा EA अपॉन RT, और ln e की बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं स्लाइड ऐड करके आपको समझाऊं तो देखिए अपने पास क्या था ln k ln a माइनस EA अपॉन RT, ln k की वैल्यू यहाँ पे क्या है e की 2 की वैल्यू कितनी है 6, EA अपॉन RT की वैल्यू कितनी आ गई 2, 6 माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ जो EA अपॉन RT है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस क्वेश्चन में टेम्परेचर आपसे पूछा गया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी EA अपॉन R इंटू 4। मेरे पास जो EA की वैल्यू है वो कितनी है 6.64, R की वैल्यू कितनी है 8.3, और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है 250, 125, 150 एंड 200 कैलोरी। तो देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर आ जाएगा कितना 200 कैलोरी। देख आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया कि एक तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू दी वो ई की पावर में दे दी, तो अगर आप इसको डायरेक्टली अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर निकल जाएगा। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पेसीज फॉर्म द हीटिंग ऑफ KMnO4 एट 530 केल्विन। तो देखो ये भी एक डी ब्लॉक का सिंपल सी इक्वेशन होती है कि अगर मैं KMnO4 को 5130 केल्विन पे हीट करूं, 2 मोल KMnO4 लेंगे तो K2MnO4 MnO2 प्लस O2 निकलता है। ये जो होता है MnO2 ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, और ये डार्क ग्रीन कलर का। तो आपसे पूछा गया है कि ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, तो यहाँ ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होगी K2MnO4, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन आपसे पूछेगी। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। थोड़ा सा इजी बोल सकता हूँ मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक के कंपेरिजन में, तो आपने अगर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जब अपन कन्वर्जन पढ़ते हैं या मैं बोलता हूँ कि अपने सुना होगा न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, वेज डेज फ्लाइंग वेज इसको बोलते हैं, इनका कन्वर्जन नीट में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस पेपर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि ट्रांस टू ब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विद Br2 इन CCl4 गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो ट्रांस टू ब्यूटीन,
इसके रिएक्शन में ब्रोमीन से करता हूँ, ये ट्रांस है। ब्रोमीन जो होता है उसका जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। तो ट्रांस पे एंटी एडिशन करते हैं तो मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है मीजो, और अगर मैं इसको मीजो की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है सुनिए, cis 2 ब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन KMnO4 गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट। cis 2 ब्यूटीन की रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4, जिसको आप बेयर रिएजेंट भी बोलते हो, KMnO4 की रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है, दो OH ग्रुप जुड़ते हैं। और ये देखो ये कैसा है, cis, और KMnO4 कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन कराता है। तो सिस पे सिन एडिशन करते हैं तो भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मीजो। ट्रांसपेरेंटी से भी मीजो बनता है। यहाँ मैं मीजो वर्ड नहीं बोल के अगर इरिथ्रो बोलूँ तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है तो इसको मीजो भी बोल सकते हैं। दोनों से मीजो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो अपने ऑप्शन हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें ये ऑप्शन और इसमें ये ऑप्शन है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये तो मीजो है बट ये मीजो नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट, और सेकंड ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें ऐसा कौन सा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। देखा जाए तो जनरली इसमें इजी तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता था कि ये बीजो कौन सा है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, उससे फिर आपको मीजो देखना है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये एक इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं ऑर्गेनिक का। इसमें लिखा है वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग द रिएक्शन। देखिए RMGX की रिएक्शन इसमें किससे की है, साइक्लोहेक्साइन अमीन से की है। रिग्नार रिएजेंट आप जानते हो, उसमें इस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो, वाटर भी हो सकता है, जो एल्केन से मोर एसिडिक होता है, वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शंस के थ्रू क्या करेगा, उस RMGX पे R माइनस पे H ऐड करता है, जैसे अपन जेरेविटनॉफ रिएक्शन करते हैं। तो इस एनलीन का H प्लस जो होगा वो इस पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच, और यहाँ पे एक सिंपल सा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इजी रिएक्शन है कि किसी भी ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन जो एल्केन से मोर एसिडिक होता है, RMGX से रिएक्शन करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, R माइनस पे क्या अटैच हो जाता है, H प्लस अटैच। सिंपल रिएक्शन मानूंगा मैं इसको। नेक्स्ट देखिए, एक रेडॉक्स से क्वेश्चन उठाया गया है, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज heating NaCl with concentrated H2SO4 and MnO2 result in oxidation of Mn. स्टेटमेंट सेकंड है, heating with NaI with concentrated H2SO4 and MnO2 result in reduction of Mn. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में, इसमें मैं बोलूँ कि Cl माइनस है और इसमें क्या होगा, I माइनस। Cl माइनस यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, और ये किस में होगा, I2 में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे जो क्लोराइड और आयोडाइड है उन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये गलत होगा और ये क्या होगा, सही। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज क्या है, इनकरेक्ट, और सेकंड क्या है, करेक्ट। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट। कौन सा क्या होगा, फर्स्ट। एक रेडॉक्स से क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल अपन इसको मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन को इन्होंने स्टेटमेंट वाइज दे दिया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब भी अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन ये बोलते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्लोरीन। हाईएस्ट किसकी होती है, क्लोरीन। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ। तो एक इनऑर्गेनिक का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं। ये पहला ऐसा क्वेश्चन देख के लग रहा है कि जो डायरेक्ट अपन कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, गिवन फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 है Fe ऑक्सीलेटो का होल थ्राइस इज द कायरल, एंड सेकंड है ट्रांस दिस कंपाउंड इज द कायरल। जनरली जब भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो बच्चों को एक लाइन याद दिलाई जाती है कि बेटा सिस बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि कायरल होते हैं। बट
एक ऐसा लिगेंड या एक ऐसा कंपाउंड, उसका सिस और ट्रांस दोनों ही क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं और कायरल होते हैं। तो यहाँ देखो ये जो कंपाउंड है ये कौन से टाइप का कंपाउंड हो गया, Ma का होल थ्राइस टाइप कंपाउंड हो गया, मतलब ये क्या होगा, कायरल। और यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांस। सिस बाइडेंटेड लिगेंड कायरल होते हैं, ट्रांस नहीं होते। तो ये तो क्या हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड्स इन द प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल से इस बार किससे क्वेश्चन से उठा लिया है, प्रोटीन से उठाया। लिखा है द अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेस्टेड इनटू लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। नहीं, ये कैसा होता है, राइट हैंडेड स्क्रू। कैसा होता है, राइट। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज द टू और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। नहीं, टू और मोर नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, सिंगल पॉलीपेप्टाइड होती है। ओनली द प्रोटीन हैव द क्वाटनरी स्ट्रक्चर आर द बायोलॉजिकल एक्टिव। नहीं, क्वाटनरी नहीं होती, जनरली कैसी होती है, टर्सरी होती है, टर्नरी होती है। इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन टुगेदर द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। यस, फोर्थ, फोर्थ जो ऑप्शन है वो कैसा है, करेक्ट है। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बायोमोलिक्यूल में एक सिंपल, अपने बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी से देखा होगा तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स लिखी हुई है, वहां पे अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, उससे बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। बार बार अपन बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा है। ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन विद एसिडिक KMnO4 गिव द एसिड दैट द स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। देखिए जनरली जो पहले जो क्वेश्चन आते थे, इस क्वेश्चन को मैं अच्छा मानूंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको ऑप्शन लिखे होते थे कि विच वन इज द मोर एसिडिक मोर बेसिक। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को कितना अच्छा फ्रेम किया है। ऑक्सीडेशन कर रहा हूं किसका, पैरा नाइट्रोटोलुइन का। तो पैरा नाइट्रोटोलुइन को मैं ऐसे लिखूं और इसकी रिएक्शन अपन KMnO4 से करते हैं। तो यहाँ अपन ये बोलते हैं इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ COH आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, NO। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन विद SnHCl फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन गिवन अमाइंस आर द मोर बेसिक देन एनिलीन। ये जो रिएक्शन अपन करेंगे तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो यहाँ बेंजोइक एसिड और यहाँ मैंने लिख रहा एनिलीन। तो इस क्वेश्चन में देखो पहले तो आपको इन दोनों रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने हैं और फिर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर करनी है। यहाँ पे NO2 ग्रुप जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I -M शो करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, +I+H शो करता है और वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इसमें इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी। तो यहाँ स्ट्रॉन्गर और यहाँ भी क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गर। मतलब मैं बोलूंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्यों, क्योंकि एक तो आपसे दो रिएक्शन पूछ ली और रिएक्शन दे प्रोडक्ट, अगर आप पहली बार तो क्या करो, आप रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट सही बनाओ, फिर प्रोडक्ट सही बनाया तो उसके बाद एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। एक अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई रिएक्शन व्हिच गिव एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। जब अपन LH की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, CH2 NH2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन अपन साइनाइड से करते हैं तो अमाइंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये एनिलीन नहीं होकर क्या होता है, बेंजाइल अमाइन होता है। ये क्या होता है कि एक बेंजामाइड की रिएक्शन KOH-Br2 कौन सी रिएक्शन होती है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कि किसी अमाइड की रिएक्शन में बेस और हेलोजन से करता हूँ तो एक अमाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बेंजामाइड है तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, एनिलीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन लिखा है NaBH4। तो NaBH4 है वो रिडक्शन इसका नहीं करेगा क्योंकि NaBH4 केवल कार्बोनाइल को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है HCl-H2, यहाँ पे अपन ये बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऑप्शन तो कौन सा हो गया बी और एक ऑप्शन कौन सा हो गया डी। आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी।
ठीक है, इसमें भी देखो आपसे 4 रिएक्शन पूछिए कि आपको चारों रिएक्शन आती हैं और किससे एनिलीन का फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम किए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 mole of an ideal gas undergo free expansion from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin. The value of delta S system and delta S surrounding are. क्या क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले एक टर्म जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन कहीं भी लिखा हो तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ जो पी एक्सटर्नल होता है वो कितना होता है, 0। टेम्परेचर कितना लिखा है, 300 केल्विन, तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, आइसोथर्मल बोलूंगा। ठीक है, और फिर आपसे चेंज इन एंट्रोपी पूछा है सिस्टम और सराउंडिंग के लिए। वॉल्यूम V1 कितना है, 10 टू कितना हो रहा है, 100। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें तो फ्री एक्सपेंशन अगर मैं बोलूं डेल्टा एस सिस्टम, इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, 2.303 NR log V2 अपॉन V1। वैल्यूज अगर पुट करें कितने मोल है, 2 मोल, log 100 अपॉन 10, तो ये आंसर कितना आ गया, 2.303 इंटू 2 इंटू आर log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 4.606 आर आ गया। ये क्या आ गया, डेल्टा एस सिस्टम। अब अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि फ्री एक्सपेंशन है, एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं आपके पास, तो सराउंडिंग की जो हीट होगी वो क्या होगी, 0। यहाँ पे जो क्यू सराउंडिंग होगी वो कितनी होगी, 0। तो ये क्या होता है, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। तो यहाँ जो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, और डेल्टा एस सिस्टम कितना हो जाएगा, 4.606 आर। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखेगा, देखो डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। फ्री एक्सपेंशन है, याद रखना फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में फ्री एक्सपेंशन के लिए पूछा जाए तो हम बोलेंगे क्यू भी 0 होता है, डेल्टा यू भी 0 होता है और डब्ल्यू भी 0 होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सिस्टम और सराउंडिंग की चेंज इन एंट्रोपी पूछा, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। इस बार जो रीनीट में जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो डायरेक्ट नहीं करके बच्चों को थोड़ा सा घुमाया गया है, मतलब ड्यूरिंग पेपर जिन बच्चों ने एक्यूरेसी मेंटेन की होगी, पूरे पेपर पर ही पूरा कंसंट्रेट किया होगा, वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, the compound that cannot be obtained from the aldol condensation reaction shown below। देखिए ये क्रॉस एल्डोल है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन इस कार्बोनिल कंपाउंड से कर रहे हैं, क्रॉस एल्डोल है, और इस क्रॉस एल्डोल में एक पूछा गया कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। वैसे देखा जाए अगर आप इसको पूरा डिटेल में सोल्व करोगे, बच्चों के लिए मैं बोलूँ ड्यूरिंग एग्जाम, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर इसको डायरेक्टली करें तो देखो अगर आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो। एल्डोल क्या होता है और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल जो होगा उसमें अपन बोलते हैं कि ये जो H है ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। तो कंडेंसेशन और एल्डोल में कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट होता है उसमें इससे अटैच ये कार्बन अल्फा और ये कौन सा कार्बन होता है, बीटा। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बोल रहा हूँ वापस सुना, कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। नेक्स्ट, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। लेकिन यहाँ देखो ये अल्फा बीटा और ये गामा, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड बोला गया है। जब आप सबके रिएक्शन करके देखोगे, मैकेनिज्म को सोल्व करोगे तो आप आंसर निकालोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एल्डोल कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही करना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप मैकेनिज्म के थ्रू करने गए काफी टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स विच आर द फेशियल मेडोनियल आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं तो एक सिंपल सा बोलते हैं कि MA3B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो फेशियल मेडोनियल आइसोमर्स होगा। तो देखिए ये कौन सा है, ये अपन बोलेंगे MAA
B2 टाइप का है, ये MA3B3 टाइप का है, ये MA6 टाइप का है, और ये MA4B2 टाइप का है। तो ये तो जो ज्योमेट्रिक शो करेगा ही नहीं। ये दोनों जो ज्योमेट्री करेंगे उसे अपन सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, लेकिन A3B3 जो होता है वो क्या करता है, फेशियल मेडोनियल आइसोमेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है कंपेयर टू फिजिकल और ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, द नंबर of this rounded of the three figure after the decimal point, the resulting number the respectively are। जब अपन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि बच्चों पढ़ लो, काम का नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ सकता है, क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकता है। नीट का जो एग्जाम हुआ था, जो मई में हुआ था, उसमें फिजिक्स में एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आया था, उसमें कैलकुलेशन करके आपसे राउंडिंग ऑफ पूछी थी, जो कि काफी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन था। अपने को पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में एनटीए ने क्या आंसर दिया, उससे पहले ही पेपर आउट हो गए। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ का जो क्वेश्चन पूछा गया आपको केमिस्ट्री में पूछ लिया। राउंडिंग ऑफ में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन बोलते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि अपने लिए सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बुक होती है नीट के लिए, एनसीईआरटी। कि अपन ये बोलते हैं कि जब किसी नंबर की राउंडिंग ऑफ करते हैं और वो वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो +1 कर देते हैं, 5 से कम होती है तो सेम रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ राउंडिंग ऑफ करना, यहाँ राउंडिंग ऑफ करना और यहाँ राउंडिंग ऑफ। दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, 5, अगर यही वैल्यू अगर 5 से ज्यादा होती है, 3 की जगह मैं 4 कर देता, 5 से कम होती है तो 3 का 3 रखता, यहाँ 5 की जगह 6 होता तो 4 का 5 कर देता, और 5 की जगह 2 होता तो 4 का 4 रखता। लेकिन जब 5 होता है तो उससे जो पहले वाले जो नंबर है वो डिपेंड करता है इवन है या ओड है। अगर वो इवन होता है तब तो अपन सेम रखते हैं, और जब ओड होता है तो उसमें +1 कर देते। तो इसको जब राउंडिंग ऑफ करूंगा तो 21.024, और इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 17.014, क्योंकि यहाँ पे कैसा है इवन और यहाँ पे क्या है ओड। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन। वापिस सुनिए, इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो, कि राउंडिंग ऑफ में मोर देन 5 होता है तो +1 करते हैं, लेस देन 5 होता है तो सेम रखते हैं। लेकिन जब 5 को राउंडिंग ऑफ करना है तो उससे पहले वाले जो नंबर अगर इवन है तो सेम रखते हैं, ओड है तो +1। उस कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, the amount of carbon dioxide evolved upon the complete combustion of 116 gram of N-butane is। ऑल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन पूछा है। सिंपल सा होता है, N-butane C4H10 की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करते हैं तो CO2 + H2, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ कितना आता है 4, यहाँ कितना आएगा 5, 8 और 5 कितना होगा 13/2। तो इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं वो 1, तो इसका क्या आएगा 4। मीन्स अगर 1 मोल N-ब्यूटेन का अगर मैं कन्वर्शन करता हूँ तो 4 मोल CO2 गैस मेरे को मिलेगी। यहाँ पे पास कितना लिखा है 116 ग्राम, डिवाइड देयर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बोलिए जल्दी, कितना होता है 12 × 4 58। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 मोल, 2 मोल से कितना मिलेगा 8 मोल। आपसे क्या पूछा है वेट इंटू 44। जब अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 352 ग्राम। मतलब एक मोल कॉन्सेप्ट से स्टोइकियोमेट्री बेस में एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि T4 है तो 4 मोल बनेगा, 2 से क्या बनेगा 8, 8 से अपन सिंपल सा कर, मतलब ये जल्दी से क्वेश्चन हो सकता था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन। जनरली बच्चों के दिमाग में होता है कि सर श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ें या छोड़ें, तो बच्चे मान के चलते हैं सर श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन आते ही नहीं आजकल तो क्यों पढ़ें। हम भी ये बोलते हैं कि आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इस बार श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया और वो भी ग्राफ। लेकिन ग्राफ को जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो लगेगा तो बहुत ईजी होता है। यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं वेव फंक्शन और डिस्टेंस में अपन न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे ग्राफ करते हैं, और जब ग्राफ इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोड को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्बिटल अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और द फिगर रिप्रेजेंट 2 रेडियल नोड। आपको ये देखना है कि इन ग्राफ में से किस में 2 रेडियल नोड प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें तो कोई भी रेडियल नोड नहीं है, इसमें एक है, इसमें कितने हैं 2, क्योंकि ये कितने
क्या कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दो जगह ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें रेडियल नोड कितने होंगे, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी किस में है, फोर्थ। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। श्रोडिंगर इक्वेशन इजी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मानूंगा, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से कितना भी टफ क्वेश्चन बन सकता था। यहाँ केवल नोड पूछा है, तो बच्चों को इतना याद होता है जनरली कि जो ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो नोड को रिप्रेजेंट करता है, 2 बार कर रहा है तो 2 रेडियल नोड। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन द स्टेबलाइज बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एमटीपी ऑर्बिटल विद। देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के जब क्वेश्चंस आते हैं तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछे जाते हैं। ठीक, इस बार मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस बार जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो थोड़े से इनोवेटिव हैं। आपको एक ये कार्बोकेटाइन है, इसमें हम देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन इधर से स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन और मेजोमेरिक में अपन बोलते हैं कि मेजोमेरिक में कि जो वैकेंट पी ऑर्बिटल एमटीपी ऑर्बिटल्स होता है उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पाई बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, फील्ड। और हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इसमें जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डीलोकलाइज होते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, जिसे अपन सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। और मेसोमेरिक में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे एमटीपी ऑर्बिटल्स होता है, इधर से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे उधर पाई के, और वो कैसे होंगे, फिल्ड। तो इसमें बोलेंगे फिल्ड सिग्मा एंड फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स इसमें क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इससे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1,3 इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन इज। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपन बोलते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है इसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो बाहर की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, डिसोशिएट होगा। तो इसमें 2 आयन आएंगे, इसमें 3 आएंगे, और इसमें कितने आएंगे, 4। 3 ये आएंगे और एक क्या आएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। इसमें केवल एक ही होगा, इसमें 2, इसमें ओनली 1 होगा, इसमें 1:1 होगा, इसमें 1:2 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 1:3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो आयनाइज नहीं होता, आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइज। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन ऑफ दिस, कैलकुलेट करना, और ये दिए गए हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, अपन किसको ऐड करते हैं, डेल्टा जी की फॉर्म में ऐड करते हैं। और डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेल्टा जी स्टैंडर्ड जिस फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है वो होता है -NF-E0। इस रिएक्शन पे ये बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, Fe3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि Fe+3 का रिडक्शन होकर Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो डेल्टा जी होगा वो क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 -1Fe0। नेक्स्ट, आपको क्या दिया है, Fe+3 जब Fe में जा रहा है तब तो -0.4 है, और Fe+2 Fe में आ रहा है तो माइनस का 0.44 है। Fe+3 जब Fe में आ रहा है तो माइनस का 0.4 वोल्ट है, Fe+3 किस में जा रहा है, Fe में, और Fe+2 जब Fe में आ रहा है तो जो E0 है वो माइनस का 44 वोल्ट है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ जो डेल्टा जी आएगा वो क्या आएगा, -2Fe0। तो -2 इंटू -0.4 कितना हो जाएगा, +0.8। यहाँ क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, 2। तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, सॉरी
यहाँ इनकी वैल्यू 3 है और यहाँ इनकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा -3f इंटू -0.4, तो प्लस कितना हो गया 0.12f। यहाँ डेल्टा जी नोट अपन बोलेंगे तो कितना होगा -2f इंटू -0.44, यहाँ कितना हो जाएगा 0.88f। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये मेरे को बनाना है, तो यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट साइड Fe+3 है और ये Fe+2 है, तो इस रिएक्शन को मुझे क्या करना होगा रिवर्ट करना होगा, और जब मैं इसको रिवर्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से अपन क्या बोलेंगे प्लस का क्या आ रहा है 0.2f, माइनस का कितना आ रहा है 0.88f, और ये क्या आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 1f ई नोट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 0.76f इक्वल टू माइनस का f ई नोट, तो जो ई नोट की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस 0.76। ठीक, कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस आपको यहाँ याद रखना होता है कि ई नोट को अपन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, अपन किसको ऐड करते हैं डेल्टा जी को ऐड करते हैं, डेल्टा जी चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे ई को पहले किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा डेल्टा जी की फॉर्म में, और उसको अपन कैसे करेंगे इस इक्वेशन को यूज करके। आंसर क्या आ रहा है प्लस का 0.6 वोल्ट, एक डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इन पोटास एलम द रेशियो ऑफ K प्लस एंड सल्फेट आयंस इज, पोटास एलम सिंपल सा क्वेश्चन, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसे अपन क्या बोलते हैं पोटास एलम। इसमें दो तो क्या होते हैं K प्लस और 4 क्या होते हैं सल्फेट आयन, तो K प्लस और सल्फेट का जो रेशियो होगा 2:4 मतलब 1:, तो आंसर क्या होगा सेकंड। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि पोटासियम का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता ही होता है, सही बोला ना। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। सॉल्यूशन पे मिक्सिंग अपन करते हैं, तो पहला है आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्ट ओबे राउल्ट्स लॉ थ्रूआउट द कंपोजिशन रेंज। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ बोलते हैं पी सॉल्यूशन आपको याद हो तो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स पी, और आइडियल सॉल्यूशन होता है जो एवरी कंसंट्रेशन और एवरी टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जब भी अपन बात करते हैं कि ऐसे कंपोनेंट जो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब उनका जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है वो कैसा शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल शो द पॉजिटिव डेविएशन, नहीं एनिलीन और फिनोल है ये भी आपस में रिएक्शन करके नेगेटिव डेविएशन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये दोनों सही हो गए, तो आंसर क्या होगा ए और बी होंगे। तो एक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उस पर बेस्ट क्वेश्चन है, इसका इजी ये होता था कि आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जांपल बताओ, इसमें इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे अपन इसको। नेक्स्ट देख, ये भी एक अच्छा सवाल है, for a salt xy which has the strong electrolyte the plot of lambda m versus and root c has the slope of this, ठीक है। xy को अपन इसमें क्या बोल दिया salt है, और कैसा इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन होती है डिबाई हक्कल ऑन्सकर इक्वेशन, जिसमें अपन बोलते हैं lambda m lambda इन्फिनाइट माइनस a अंडर रूट सी, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, सी कंसंट्रेशन होती है, ये किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या होती है कंडक्टिविटी होती है, और ये होती है इसकी वैल्यू दिखी हुई है साफ साफ देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें अगर अपन पुट करें कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी गिवन है 0.01 की वैल्यू कितनी है 298 केल्विन पे 145 इसको कैलकुलेट करना है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 90 अंडर रूट सी 0.01, तो 145 9, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई 154 यूनिट्स आपके सामने है। एक्स वाई जो होता है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है उनकी कंपोनेंट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। आपसे पूछा गया है एक्स की गिवन है वाई की दर रखिए, तो यहाँ क्या होगा 154 74
y की आपसे पूछी गई है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसने दो इक्वेशन को यूज करके आंसर पूछा है। क्या क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिबाई हक्कल-ऑंस्कर इक्वेशन से पहले आपने क्या निकाली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली, और फिर उनके कंपोनेंट आयन में कैटायन की दी थी और किसकी पूछ लिया आपसे, एनायन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द पोलैरिटी। ये भी एक अच्छा सवाल मान सकते हैं कि पोलैरिटी का ऑर्डर रेयर चांस में पूछा जाता है, लेकिन जैसे ऑप्शन दिए हैं उसको देखकर लगेगा कि बहुत ईजी। ये एक ईथर है, ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, और ये क्या होता है, एसिड। तो सबसे ज्यादा जो पोलर होता है वो कौन होता है, एसिड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, और ईथर सबसे कम पोलर होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी सबसे ज्यादा, डी के बाद बी, ऐसा ही क्या ऑप्शन है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सिंपल, जैसे ईथर को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, अल्कोहल को पोलर प्रोटिक बोलते हैं, एसीटोन को पोलर एप्रोटिक बोलते हैं, और एसिड को भी पोलर प्रोटिक बोलते हैं। एसिड और अल्कोहल में ज्यादा पोलर कौन होता है, एसिड होता है। उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, according to Chesterfield theory, the correct order of the ligands with respect to their decreasing order of the field strength. जब अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड पढ़ते हैं, और इस ऑर्डर से ही अपन स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड करते हैं। तो उसमें अपन जानते हैं कि CO जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और क्लोरीन होता है वो वीक लिगेंड होता है, ठीक। और अमोनिया और वाटर में से कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो उस जो ट्रेंड है उस ऑर्डर पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्डर याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द अमाइनो एसिड गिव द रेड ब्लड कलर ऑन द ट्रीटिंग इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि जनरली बच्चे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। इसमें सेरीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन अमाइनो एसिड्स जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पढ़ते हैं, उनमें ये नहीं देखते कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये टफ क्वेश्चन मान के चलेंगे अपन इसको। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अपन ये बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, SCN होता है, ब्लड रेड कलर ये देता है, मतलब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, सल्फर और नाइट्रोजन जो होंगे उनका टेस्ट होना चाहिए। ये जो सीरीन, ल्यूसीन और थ्रियोनिन होते हैं इनमें दोनों एटम नहीं होते, केवल मीथियोनिन ऐसा होता है जिसमें सल्फर भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। और अपन इतना तो पढ़ते ही है ना कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन सा होता है, मीथियोनिन। उस एक लाइन पे बेस्ड है। बाकी जो ल्यूसीन, सेरीन और थ्रियोनिन है अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसमें नाइट्रोजन तो होता ही होता है, ये तो आपको याद ही है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अमाइनो एसिड्स है, नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन अपन जानते हैं कि ब्लड रेड कलर में क्या आता है, थायोसाइनेट आता है, याद हो तो आपको। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा होता है, मीथियोनिन, इतना आपको याद रखना था। और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कि हमें उनकी स्ट्रक्चर भी याद हो, नहीं करनी। यहाँ केवल एक ही कॉन्सेप्ट बेस है कि सल्फर कंटेनिंग कौन सा है, और ब्लड रेड कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये तो बताइए ना कि थायोसाइनेट होता है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। मतलब इस पेपर में मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर ने बच्चे की एक्यूरेसी के साथ साथ उसका कॉमन सेंस भी चेक किया। कई बच्चे से बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर अपन कॉमन सेंस यूज करेंगे तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द एसिडिक मीडियम 10 ml of 0.25 mol oxalic acid treated with KMnO4 solution if the volume of KMnO4 solution required to reach the point end point of this ट्राइटेशन आ गया, एंड पॉइंट आ गया, तो अपन बोलते हैं कि एक ट्राइटेशन यहाँ KMnO4 है और एक क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और उनमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OA इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ RA। यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक। यहाँ मोलरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे वो करेंगे मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। और मोलरिटी और एन फैक्टर कौन बोलते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2। एंड पॉइंट पे आप यही लगाते हो। इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं, मैं KMnO4 एसिडिक मीडियम लिखा है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 5। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, 2। ऑक्सलेट आइन का एन फैक्टर कितना होता है, 2। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 10 ml 0.25 ऑक्सैलिक एसिड है, और यहाँ पे क्या है, 10 ml। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
यहाँ पे इसकी मोलरिटी पूछी है, एन फैक्टर कितना होगा 5, वॉल्यूम कितना है 10, इसकी मोलरिटी कितनी है 10 के साथ कितना है 0.25, तो यहाँ क्या आएगा 0.25 इंटू 2 इंटू 10, सॉल्व करोगे तो मोलरिटी कितनी आ गई 0.1, कितनी आ गई 0.1 से 0.1। तो टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO। एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 का फैक्टर 5, ऑक्सैलिक एसिड का फैक्टर 2, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट इनऑर्गेनिक बेस, ये भी इजी है, देखो कितना आसान है। एल्यूमिनियम हैज द 5 वैलेंस ऑर्बिट। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो एक s और 3p, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो कितने हो गए 4, यहाँ कितना लिखा है 5, गलत हो गया। बोरॉन हैज द मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, यस, बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है 4 ही होती है। मैग्नीशियम की कोवैलेंसी 4 नहीं होती और बेरिलियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो आंसर क्या होगा सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, अल्टरनेट में जो डबल बॉन्ड होता है उसे कॉन्जुगेट डाइन कहते हैं। 3 तरह की पोलीन अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट कंडीशन में है, इनके सबकी स्ट्रक्चर हेप्टा 1,6 डाई ए 1 2 3 4 5 6, ये हेप्टा 1,3 डाई ए, हेप्टा 1,4 डाई ए, हेप्टा 1,5 डाई ए, वन टू थ्री 1 2 3 4, ये 1 4 1 2 3 4 5, कॉन्जुगेट कौन सा हो गया ये, कौन सा क्या हो गया सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्जुगेट अल्टरनेट जानते हो आप। ये देखिए, ये एक अच्छा सवाल है केमिकल काइनेटिक्स का। 2A KB is the zero order reaction where the K is 1 mole per liter per minute. If the initial concentration is 2 molar, then the time taken of complete the 75% reaction will be। देखिए मेरे पास जो रिएक्शन लिखी हुई है वो लिखी है 2A KB, तो अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2 DA/dt इक्वल टू K, तो माइनस DA/dt किसके इक्वल आ जाएगा 2K। तो यहाँ जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उससे मेरे पास जो आएगा वो फॉर्मूला होगा AT इक्वल टू A0 माइनस 2KT। क्या होगा AT इक्वल टू A0 माइनस 2KT। A0 की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है 2 मोलर, K की वैल्यू कितनी लिखी है 1, टाइम आपसे पूछा गया है 75% कंप्लीट हो गई, तो AT कितना हो गया 1/4 मतलब 0.5। ये बातें लिखी हैं, एक बार देख लो। K की वैल्यू 1 लिखी है, 75% है, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है, पुट करेंगे AT की वैल्यू कितनी आई 0.5, इसकी वैल्यू 2 2 1 इंटू टी, सोल्व करो तो 2T किसके इक्वल आ गया 1.5, तो T कितना आ गया 0.75। यूनिट्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा था मिनट, मिनट, आंसर क्या होगा थर्ड। इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स में बच्चे याद रखते हैं AT इक्वल टू A0 माइनस KT, अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 पॉइंट। लेकिन रिएक्शन जो होती है वो सिंपल ये रिएक्शन होती है, अगर मैं याद दिलाऊँ आपको, अगर ऐसे करेंगे तो हम बोलते हैं AT इक्वल टू A0 माइनस KT होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2, इसलिए वो क्या हो जाएगा AT इक्वल टू A0 माइनस 2KT। यस, छोटी सी गलती बच्चे कर सकते थे। ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इन सोल्ट के KSP दे रखे हैं। AB कौन से टाइप का सोल्ट होता है AB2, AB टाइप का ये AB2, ये जो होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये भी जो होता है ये भी अपन बोलते हैं AB2, क्योंकि यहाँ पे Hg2+2 होता है और 2Cl माइनस। इसमें जो KSP का फॉर्मूला होगा वो होगा S², यहाँ KSP का फॉर्मूला होगा 4s³, और यहाँ KSP का फॉर्मूला भी क्या होगा 4s³। तो यहाँ S का फॉर्मूला क्या बोलोगे KSP का अंडर रूट
यहाँ एस की वैल्यू क्या बोलोगे 1/4 की पावर 1/3 और यहाँ भी क्या बोलोगे 1/4 के एस पी की पावर 1/3। जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यूज आएंगी उनसे जो ऑर्डर निकल के आएगा वो कौन सा ऑर्डर निकल के आएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो एस की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स आएगी 7 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 6 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ भी 6/10 की पावर -7। तो यहाँ -7, यहाँ -7, यहाँ -6, तो सबसे ज़्यादा अपन क्या बोल सकते हैं इसका होगा, फिर इसका तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में बच्चे परेशान हो सकते हैं और एक इसके बारे में बच्चे को थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, ठीक है, वरना सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। और ऐसी कैलकुलेशन में भी आपको नियर अबाउट कैलकुलेशन करनी। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट द अंडरलाइंग एटम द ईच मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश की है। P4 Cl2 ये कितना होता है, जब अपन इसको निकालेंगे इसकी +7 होती है, इसकी क्या निकालोगे, ये गलत हो गया, ये +5 ये +6 ये गलत हो गया, ये +4 +3 ये +6 ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया थर्ड। ये कितना होता है +5, ये कितना होता है +3 और ये कितना होता है माइनस। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ज़्यादा टाइम इसमें खराब नहीं करते। ये एक अच्छा क्वेश्चन, कार्नोट साइकिल गिवन है, केमिस्ट्री में जनरली कार्नोट साइकिल के क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी आपसे पूछ तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो सकते। थर्मोडायनेमिक्स में दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। पहले इस ग्राफ को अपन देख लें, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ है, ये P1 V1 T1, यहाँ P2 V2 T1, यहाँ P3 V3 T2 और ये P4 V4 T2। तो जब यहाँ से यहाँ T1 है और यहाँ भी T1 है तो ये कैसा है आइसोथर्मल, और ये भी क्या है आइसोथर्मल। वैसे मेंशन है 2 और 4, ये क्या है एडियाबैटिक, ये भी कैसा है एडियाबैटिक। अब इसके ऑप्शंस थोड़े और इंटरेस्टिंग, ये देखिए W1 W3 इनके वर्क डन है, प्रोसेस के डेल्टा यू और डेल्टा यू इनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, आर की वैल्यू 2 पुट करनी है, इनमें से आपसे करेक्ट पूछा। पहला ऑप्शन है W1 W2 W3, और एक साइक्लिक जो होता है उसमें अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन जो होता है वो तो 0 होता है लेकिन पाथ फंक्शन 0 नहीं होता, और वर्क और हीट कैसे होते हैं पाथ फंक्शन। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया गलत। इसमें देखिए W1 और W3, वापिस देखिए, अब जो W1 है वो क्या है आइसोथर्मल और W3 भी क्या है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है nRT log V2/V। यहाँ R की वैल्यू क्या है 2, यहाँ T1 है तो 2T ln V2/V1 होगा, कि जो W1 है उसकी वैल्यू क्या होगी 2T1 ln V2/V1, और W3 है उसकी वैल्यू भी क्या होगी 2T2 ln V4/V3। इसमें देखिए ग्राफ से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है, इधर बोल रहे हैं तो क्या है कंप्रेशन। इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो भी यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये एक्सपेंशन कैसा होता है नेगेटिव, कंप्रेशन कैसा होता है पॉजिटिव। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो जो फाइनल आंसर आएगा मेरा वो क्या आएगा सेकेंड आएगा। इसमें ये गलत क्यों है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट 0 होती है, तो प्लॉट से अपन ये बोलते हैं कि डेल्टा यू बराबर क्यू इंटू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ जो डेल्टा यू 2 है वो किसके कल आएगी W2 के, और डेल्टा यू 4 है वो किसके आएगी W4 के। तो अपने पास ये जो है ये माइनस नहीं आके कैसा आना चाहिए था प्लस, ये गलत हो, उसका आंसर क्या होगा सेकंड इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए एसेसर रीजन एंड द आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ P एंड Q, डेल्टा एस मिक्सिंग 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग 0। यस, आइडियल सॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर
पी ऑफ जीरो पी कैलकुलेटेड दोनों इक्वल होना चाहिए, डेल्टा एस मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए और डेल्टा पी मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। सेकंड है कि नो इंटरेक्शन अकर पी एंड क्यू इन द राइट, नहीं है। जब भी अपन कोई भी दो सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल हो या नॉन आइडियल, उसमें हम बोलते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है उस पर बेस्ड होता है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें हम बोलेंगे कि सॉल्यूट सॉल्यूट के जो पार्टिकल का इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल का इंटरेक्शन है, उतना ही इंटरेक्शन मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के का इंटरेक्शन मिलेगा, तभी वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। तो इंटरेक्शन तो होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए इज द करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट, among the species given below the spin only magnetic moment the highest, मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है, तो जो म्यू होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस टू का अंडर रूट। जितने एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी म्यू की वैल्यू ज्यादा। मतलब अपन चारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको क्या देखना था, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है। इसमें अगर देखा जाए तो टाइटेनियम प्लस 3 है, टाइटेनियम प्लस 3 में अपन बोलेंगे स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम अपन बोले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाइटेनियम प्लस 3 में टाइटेनियम प्लस 1 आएगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। एमन सी एन, एमन यहाँ पे प्लस 3 है और जो सी एन है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर एमन की अगर देखें तो यहाँ क्या बोलेंगे, 3d5। तो इस केस में 6 अपन करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 3 है तो 3d4। अगर इसमें देखा जाए, देखते ये वैकेंट आ गया, क्या आ गया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे मुझे, 2 मिलेंगे। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe प्लस 3, Fe प्लस 3 देखोगे तो 3d6 3d5 तो इसमें भी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और CONS3 ये कितना होता है, इसमें जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, क्योंकि अमोनिया होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मैक्सिमम जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, और उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड। सिंपल सा बेस क्वेश्चन है कि जब इसको आप चाहो तो आप VBT से भी कर सकते हो, चाहो तो CFT से। VBT से कोशिश किया, कई जगह CFT से किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या देखना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी तो नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन करते ही आ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन अंडरगो रिवर्सिबल थर्मल, ये देखो इस क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो लगेगा यार क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन देखोगे तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको दे रखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ डीनेचुरेशन 66 किलोजूल पर मोल एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपसे पूछा गया, टेम्परेचर लिखा है 60। तो हम बोलते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद ही होता है बच्चों को। इसकी वैल्यू कितनी है, 666, टेम्परेचर जो है 60 में 273 ऐड करना होगा आपको, तो वैल्यू कितनी आ गई, 333। तो आंसर क्या इतना आ गया। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल से फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। सिंपल से फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस बार एग्जामिनर ने बच्चे के माइंड के साथ भी खेला है, दिखाया है इजी, करने बैठे गए तो थोड़ा सा टफ हो गया, दिखा रहा है कि टफ है, करने गए तो इजी हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेशन रीजन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यस स्टेटमेंट है। अपन जानते हैं कि 3D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनके बीच में इंटरएटॉमिक मेटल बॉन्डिंग भी होती है। रीजन भी क्या दे रखा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन ऑन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग, यस। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बार बार मैं आपको एक ही बात बोलते हैं इस पूरे पेपर के डिस्कशन के दौरान कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड आई है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पिक। नेक्स्ट, वापस असेसन, ये भी इनऑर्गेनिक का सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, यस। अपन जब भी बोलते हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन इंक्रीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से।
रीजन क्या दे रखा है, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ लीड टू द स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। यस, जब भी ऑक्सीजन से लॉस होगा तो क्या बनाएगा, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन बनाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे रीजन करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। जब भी अपन आयोनाइज, इसमें दो क्वेश्चन देखना इनऑर्गेनिक से कितने इजी है, एक तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, अब सबसे पहले अपन यही बताते हैं कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सबसे पहले जब अपन ये बोलते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, इनमें ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन। तो दो बहुत ही ईजी से कॉन्सेप्ट आपसे इनऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक जब पूछिए तो थोड़ा सा उन्होंने घुमाया है। आपके पास एक एल्काइन है, लेंडार कैटलिस्ट, और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया क्या करता है, बर्च रिडक्शन। ये कैसा एडिशन करता है, सिन, और ये कैसा एडिशन करता है, एंटीन। तो इससे जो एल्कीन बनती है वो क्या बनती है, सिस। तो जो के होगा वो क्या होगा, पी एच हीट एच और एच, और यहाँ पे जो एल होगा उसमें क्या आएगा, पी एच थ्री एच और एच। ये कैसा है, ट्रांस, और ये कैसा है, यहां तक करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और सिस और ट्रांस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो के और एल क्या है, ज्योमेट्रिकल, और चारों में से एक ही सही है। फिर भी अगर अपन करना चाहें एच बी आर, तो ये क्या है, एम के रूल, और यहाँ पे जो आगे जो बनेगा एम, उसमें आप क्या बोल सकते हो, सी एच बी आर सी एच टू एम ई। तो एम की स्ट्रक्चर ये हो गई। यहाँ पे जो एन है उसमें बेंजोल पेरोक्साइड, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। और इसमें जब एंटी मार्कोनिकॉफ अपन बोलेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ में अपने को ये देखना है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं आफ्टर बी आर, एडिशन ऑफ बी आर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी इसके ऐड करने के बाद, बी आर ऐड करने के। तो ये दोनों कंपाउंड है, के और एल एनिंशियोमर्स नहीं है, एम एन एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। आंसर क्या होगा, सेकंड। तो इसमें भी देखो, अब से एक तो ये पूछ लिया कि लेंडार कैटलिस्ट में सीन एडिशन और बर्च रिडक्शन में ट्रांस एडिशन होता है, और आपको एम के और एम के भी पूछ लिया, एक अच्छा सवाल। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ Ne2+। सिंपल, एम और टी का एक सिंपल सा क्वेश्चन कि नियॉन 2 में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग का एक फिक्स ऑर्डर होता है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा पाई, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो किस में होता है, इसमें सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्या आ जाएगा, फर्स्ट। सिंपल सा है, अगर एमओटी जब बेसिक करते हैं तो हम बोलते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन से, वो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोन होता है। होमोलोमो आपने पढ़ा होगा, उस पर बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी इजी है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। पीसीएल 5 है, अपन जानते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री शो करता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल करता है। बीआरएफ 5 है, वो जानते हैं कि स्क्वायर पिरामिडल करता है। बीएफ 4 कैसा करता है, टेट्राहेड्रल, और ये कैसा करता है, स्क्वायर प्लेनर। मैच करके देखो, ए में क्या आएगा, थर्ड, और बी में क्या आ रहा है, 4। ए में थर्ड, बी में 4, कौन सा ऑप्शन है, सिंपल सा। मैच ऑफ द फॉलोइंग के अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान हो सकते हैं क्योंकि वाइटामिन हैं, उनके सोर्स अपन यही बोल के चलते हैं कि फिश, ग्रीन लीफ, ग्रीन वेजिटेबल, एग्स, यही बोल के चलते हैं। और विटामिन ए का तो सबको याद होता है कि क्या होता है, कैरेट से होता है। लेकिन इसमें आपको और भी बातें याद रखनी है कि विटामिन ए जो मिलता है वो किससे मिलता है, सनफ्लावर से। तो ए जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, 4, और जो ई जो होगा वो किससे मिलेगा, तो सी में क्या आएगा, सेकेंड, और ए में क्या आएगा, 4। बी में क्या आएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। ये सोर्स है, एनसीईआरटी में एक लाइन, एक टेबल बनी हुई है, कौन सा विटामिन का कौन सा सोर्स है, डायरेक्टली क्वेश्चन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का। बेंजीन की रिएक्शन अपन पहले लिखा है, फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन कर रहे हैं और फिर NaOCl कर रहे हैं। तो उसमें पहले जो अपन बोले तो फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन से इसका फॉर्मेशन, इसे आप क्या कहते हो, एसिटोफिनोल। और NaOCl का मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई,
हैलोफॉर्म रिएक्शन, अल्फाइड है 3, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, ONA प्लस CHCl3, क्या होगा, CHCl3। और ये CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्या करता है, अगर इसको एयर से एक्सपोज करते हैं, एयर और लाइट से, तो ये COCl2 का फॉर्मेशन करता है, इसे क्या बोलते हैं, फोस्जीन गैस बोलते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें, P और Q आर द कार्बोनिल कंपाउंड, नहीं, P इज द सॉलिड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Q इज द प्राइमरी अल्कोहल। P सही है लेकिन Q गलत हो गया। P Q आर द एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं। फोर्थ ऑप्शन है P गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन एंड Q गिव द पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोज द एयर एंड लाइट। यस, P जो होगा इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, और जो क्लोरोफॉर्म है उसको एयर और लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो फोस्जीन गैस। तो ये एक ब्रीफली डिस्कशन किया है, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन ने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उन्हीं को डिस्कस किया, कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की है। तो बच्चों, ये जो रीनीट का केमिस्ट्री का पेपर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे। रीनीट में जो फिजिक्स का पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ बता रहे हैं, जो फिजिक्स के एजुकेटर, फिजिक्स की फैकल्टी हैं वो। तो इसमें कट ऑफ के बारे में तो क्या बोले, लेकिन मैं बोल के चल सकता हूँ कि जिस बच्चे के केमिस्ट्री में 140 के आसपास है वो एक सेफ स्कोर। ठीक है, तो इस डिस्कशन में आपको पूरे आंसर्स पता चल गए होंगे और जो भी छोटे मोटे डाउट्स थे वो दूर हो। थैंक यू।